आज आप शुरू करो सर। आप ही करो। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी और हमारे साथ हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। एक बार ट्राई तो करके देखो। आपने वादा किया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश त्यागी और हमारे साथ हैं हम सबके प्रिय धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने ये वादा किया था कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये शुरू करेंगे वीडियो को, और आज इन्होंने अपना वादा निभा दिया है। और आप लोगों ने अपना वादा निभा दिया है हमें लखपति बनाने का। जब डॉक्टर साहब के दिमाग में ये आइडिया आया था कि एक चैनल ऐसे शुरू करते हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स पे, जो किसी भी तरह के राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ चैनल हो और बहुत गंभीर चिंतन हम राजनीति पे करें, तो मुझे थोड़ा शक था इस मामले में। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये सोचा करते थे कि हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो राजनीति पर सुचिता के साथ, स्पष्टवादिता के साथ बात करना पसंद करते हैं। और आज आप सब लोगों ने ये साबित कर दिया है कि 1 लाख डॉक्टर सतीश त्यागी और 1 लाख धर्मेंद्र कुमारी और भी हरियाणा में हैं, और शायद ये आंकड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के हर साथी को दिल से मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारी अकेली की अचीवमेंट नहीं है। अगर डॉक्टर साहब सोचे कि ये उनकी अचीवमेंट है, मेरी अचीवमेंट है, हम दोनों की अचीवमेंट है, बिल्कुल नहीं। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये कोई मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह पा रहा हूँ। आप हैं तो हम वैचारिक विमर्श का इतना बड़ा ये मंच तैयार कर पाए हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही हमारे लिए तो सुखद है ही, और सबसे ज़्यादा जो हमारा परिवार है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का, इसमें लाखों लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। और मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जितनी खुशी हमें है शायद हमसे ज़्यादा उनको खुशी है। और ये कोई टेक्निकल मैटर बन के नहीं रह गया है कि एक आदमी ब्रॉडकास्टर है, लोग उसका सुन रहे हैं। हमारे बीच में एक प्रेम का रिश्ता बंधा है, एक भरोसे का रिश्ता बंधा है। और लाखों लोग हरियाणा के मान के चलते हैं कि आप और हम जब भी कोई बातचीत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष है, दुराग्रहों पूर्वाग्रहों से हटके है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पे आ जाती है कि जब लोग हमें कहते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे क्षणिक सुखद अनुभूति तो होती है, लेकिन जो एक उत्तरदायित्व तो आता है, एक जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पर आती है, हमें ये लगता है कि ये जो इनका धारणा है, जो भरोसा है, ये हमेशा पुख्ता बना रहे, चलता रहे। उसके लिए हमें एडिशनल प्रयास करने होते हैं। और कल से आप देख रहे हैं कि आप और हम दोनों ही कल से इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि अब हम आगे 1 लाख के बाद में जो अपनी दूसरा माइलस्टोन हम अचीव करने की सोच रहे हैं, उसमें हम क्या क्या नई चीज़ें लाएं। तो मेरा तो एक अपने दर्शकों से, परिवार के लोगों से आग्रह है कि वो अपने सुझाव भी दें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हमने बहुत प्रारंभ में शुरू की थी कि हम राष्ट्रीय राजनीति पर बात कर रहे थे, राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए जो पुरोधा हैं उनके जीवन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसको शुरुआती दौर में वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। तो अगर हमारे दर्शक हमें ये अनुमति देंगे और उनकी चाहत होगी कि हम देश के और हिस्सों की राजनीति के बारे में भी बात करें, चूँकि राजनीति सब इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो कम से कम हम दूसरे पड़ाव की जो हमारी यात्रा है उसमें उत्तर भारत की हम चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें उत्तराखंड है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें दिल्ली का क्षेत्र है। तो अगर हमारे दर्शक हमें ये अनुमति देंगे और वो इसमें इच्छा जाहिर करेंगे, तो हमारा प्रयास ये है, आपका और हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी इस यात्रा में और चीज़ों को भी साथ में लें। और दूसरे जो सैद्धांतिक राजनीति के पक्ष हैं, जो हमने इसका नाम गुरुकुल रखा था, जैसे हमारे जो युवा साथी हैं वो बहुत लोग हमसे बार बार पूछते भी हैं कि ये दक्षिण पंथ क्या होता है, वाम पंथ क्या होता है ना, और संविधान के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो रुचि दिखाएंगे तो हम उनको इस तरह की और ज़्यादा सामग्री उपलब्ध कराएंगे। और आज इस मौके पे मैं पूरे गुरुकुल पॉलिटिक्स के परिवार के हर एक सदस्य के प्रति नतमस्तक हूँ, कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, और कि उन्होंने इतना सहयोग दिया। और ये आशा अपेक्षा है कि वो भविष्य में भी हमारे साथ इसी तरह खड़े रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय आपसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसे क्या कारण है कि एक चुनाव जीतने के बाद अगला चुनाव हार जाते हैं लोग। हम आज इस विषय पे बातचीत करेंगे, और हमारी बातचीत से शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपने उसकी कमेंट में क्या लिखा है उसको एक बार आपसे चर्चा की जाए। लेकिन उससे पहले 2 अपील मैं आपसे और करना चाहूँगा। एक तो अपील ये है दोस्तों कि बारिश आ गई है, और आपने देखा होगा गर्मी कितनी थी। तो 1 लाख गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का परिवार है,
अगर हम सारे लोग एक एक पौधा भी इस बरसात के सीजन में लगा देंगे गुरुकुल पॉलिटिक्स के नाम पे, खुद के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे, तो हरियाणा भर में हम 1 लाख पौधे, या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं 1 लाख पौधे रोपने का संकल्प ले सकते हैं सर। ये बहुत अच्छा आइडिया है ना। और 1 लाख पौधे का मतलब है कि हम इस धरती पे से जो कुछ लिया है हमने इस माँ से, उसके बदले में हम कुछ चुका रहे हैं उसको। तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे आप 1 लाख पौधे का जो लक्ष्य रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ईमानदारी से इसको हासिल करेंगे और धरती को हम खूबसूरत बनाएंगे। दूसरा ये है कि कुछ साथी हमसे लगातार जब से गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स शुरू किया है ये पूछते रहे हैं कि हम इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जी। तो मैं चाहता हूं कि अब ये जो सहभागिता है सर, ये थोड़ा सा इसको और ज़्यादा गहराई से महसूस हमें करना चाहिए। पहला तो ये है कि आप ये कर सकते हैं कि एक गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का साथी अगर अपने साथ 9 लोगों को और जोड़ दे, 9 और लोगों को ये बता दे कि आप गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स देखा करिए और ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो बहुत आसान काम है, तो हम इस आंकड़े को 10 लाख लेके जा सकते हैं दोस्तों, जो हरियाणा की राजनीति में काफ़ी बड़ा एक काम हम कर जाएंगे। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इससे आएगा, है ना। और ये किया जा सकता है। 1 लाख भी तभी हुए हैं जब आप लोगों ने दूसरे लोगों को कहा है कि ये चैनल देखा करिए। तो 9 लोगों की जिम्मेदारी आप ले लें। आप इस 9 लोगों को 10 दिन में जोड़ दें हमारे साथ, या 1 महीने में जोड़ दें, जैसे आपकी इच्छा है उसके हिसाब से। तो हम इस आंकड़े को 10 लाख लेके जा सकते हैं दोस्तों। और फिर ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन हम इस सोसाइटी में कर सकते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टियों में कर सकते हैं कि अच्छे लोग, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, उनको हम मजबूर कर सकते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू करें। तब तक आप इन खराब लोगों में से सबसे कम खराब का विकल्प चुनते रहेंगे। तो ऐसा करना है हमें। इस सोसाइटी को, इस हरियाणवी समाज को हमें बहुत अच्छा और बेहतर बनाना है। और केवल राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक और दूसरे विषयों पर भी, अगर समाज में कोई ऐसा विषय है जिसको हम सबको मिलकर उठाना चाहिए तो हम उसको उठाएंगे। तो एक साथी गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का अपने साथ 9 और साथियों को जोड़े, और ऐसा करके हम इस परिवार को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हर कोई सक्षम नहीं होता है। बहुत सारे साथियों के बहुत मैसेज कॉल्स आते थे कि हम गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी तरफ से। उनका मतलब अर्थ से था, धन से था। और मेरी और डॉक्टर सतीश त्यागी जी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो इतनी थोड़ी हैं कि हमारा काम चल रहा था और मस्ती से चल रहा था। तो अब जब आप लोगों का सब्सक्राइबर लेवल इतना ऊंचा हुआ है और आप हम लोग से उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ और ज़्यादा दें, तो उसके लिए हमें फिर इन संसाधनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए या तो हम आपसे सीधे राशि की मांग करें, और वो पता नहीं मेरे और डॉक्टर साहब के दोनों के मन को गवारा नहीं है। तो जो साथी सक्षम है उसके लिए हमने एक ही कैटेगरी रखी है। आपने देखा होगा इस सब्सक्राइबर बटन के साथ में ज्वाइन बटन हमने दे रखा है। ये यूट्यूब ने दिया है, हमने नहीं दिया है। यूट्यूब इस पे 6 कैटेगरी बनाता है, 159 रुपये से लेके 1100-1200 तक की वो सुविधा देता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सबसे छोटी कैटेगरी है, यही रखो एक ही। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं, वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, इस चैनल को ज्वाइन करें। उससे आप हमारा जो आर्थिक संसाधनों का जो मकसद है कि अच्छे वीडियो एडिटर रखे जा सकते हैं, अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर रखे जा सकते हैं, 2-4 लोगों को और रोजगार दिया जा सकता है, और आपको बेहतर कंटेंट दिया जा सकता है, या हमें मोरली आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करिए। जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ चैनल को देखिए और अपने साथ 9 लोगों को जोड़िए। तो ये सिर्फ एक आज का जो आपने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत थी। और अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर। सवाल ये था डॉक्टर साहब जी, कि अच्छे लोग या आम लोग, कोई भी नेता एक चुनाव जीतने के बाद अगला चुनाव क्यों हार जाता है? तो ये सवाल मैंने गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे डाला जी, और बहुत सारे लोगों ने इस पे अपने जवाब लिखे हैं, और वो बहुत पढ़ने के लिए बहुत दिलचस्प हैं। जी, इसमें डॉक्टर साहब की टिप्पणी भी लूँगा, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने कहा है उसके जवाब में पढ़ के सुनाता हूँ। ये विक्रम लोहचब हैं, इन्होंने कहा है कि जो जनता के बीच नहीं जाता, जो अपने वोटर की भावना की कदर नहीं करता, जो चर्चा में नहीं रहता, वो हारता है।
जय भगवान शर्मा जी लिखते हैं कि जीते ही लूटने में लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचता ही क्या पता लोग आगे वोट दें या ना दें। अंकुश बलारा लिखते हैं कि हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हर कोई अपना हित देखता है, जो एक समाज के लिए सबसे जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, इनकी कोई भी बात नहीं करता है, बस एक दूसरे के खिलाफ दिखाऊ भाषण देते हैं, कुछ नहीं करते। अगर एक बार चुनाव जीत जाते हैं और समझने लग जाते हैं ये अपना काम अब इनको 5 साल बाद मिलने का है, सबके सब घटिया राजनीति करके रहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, लोग भी बहकावे में आके इनको वोट देते हैं। जब तक कोई आम घर से राजनीति में नहीं आता है तब तक कोई उम्मीद नहीं है अच्छे कामों की। और मनोज चिकारा लिखते हैं क्योंकि जनता के बीच में जाकर काम नहीं करते इसलिए हार जाते हैं। एक यूजर हैं, ये लिखते हैं कि आजकल मतदाता का मन बहुत ज़्यादा बदल रहा है, खासकर युवा पीढ़ी का, क्योंकि वह एक उम्मीदवार पर टिकना नहीं चाहते, वह बदल बदल कर टेस्ट के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करते हैं और नए इलेक्शन में मुद्दे अलग होते हैं, आमतौर पर वही मुद्दे होते हैं जो जीता हुआ कैंडिडेट पूरे नहीं कर पाता है। हरविंदर जी लिखते हैं बलौदा से, जिनको जिताया जाता है वो किसी न किसी मजबूरी में जिताए जाते हैं, वरना सही तरह से आकलन किया जाए तो 99% नेता चुनाव जीतने लायक नहीं हैं। अमित यादव लिखते हैं कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो यहाँ लहर में चुनाव जीतते हैं और बोलते हैं कि मैं लोगों के काम नहीं करा पाया, मैं लोकसभा के लायक नहीं हूँ, वो भी चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा उत्तर यह है कि जो नेता अपना खुद का पर्सनल वोट नहीं जोड़ पाया और लोगों के साथ ज़मीन पर नहीं दिखता, वो एक बार तो चुनाव जीत जाता है पर अपने बाप दादा के नाम पर जीत जाता है, लेकिन अगर लोगों के बीच में नहीं रहा तो चुनाव हार जाता है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट है सर जी, लेकिन ओवरऑल इन सारे कमेंट का, इन साथियों के नाम लूँगा आप सबके तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन निचोड़ ये है इन सब का, इनका ये कहना है कि नेता चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देता है, इसलिए वो हार जाता है। एक तो कारण ये है। एक इनका ये कहना है कि कुछ लोग लहर पे चुनाव जीतते हैं, अगली बार लहर नहीं होती तो वो चुनाव हार जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 30 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पीढ़ी दर नेता चुने जाते रहे हैं और लोगों को भी आदत हो गई है राजनीतिक परिवारों को चुनने की, इसलिए दूसरा लोग उनके सामने अगर गलती से जीत जाएं तो अगला चुनाव फिर हार जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार करते हैं इसलिए हार जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि काम ही नहीं करते इसलिए हार जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग स्कैंडल में फंस जाते हैं, जनता की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती। लेकिन अल्टीमेटली बात ये है सर कि 90 लोग विधानसभा में जाते हैं हर 5 साल में, 90 में से 10-12 लोग ही ऐसे होते हैं, 15 लोग जो दोबारा चुनाव जीतते हैं, बाकी सब लोग चुनाव हार जाते हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये लोग चुनाव कैसे हार जाते हैं? देखिए, हमारे जिन साथियों ने अपने विचार रखे हैं वो उनकी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। जनता में उपलब्ध ना रहना एक बहुत बड़ा कारण है, और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए तरह तरह के भ्रष्टाचार करना, जनता को खारिज कर देना, उनकी समस्याओं पर ध्यान देना ना देना, ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह, जनता उसके लिए खुद जिम्मेवार है। कई बार होता क्या है कि एक बहुत बड़े चुनावी विश्लेषक थे, उन्होंने मुझे एक बार 3 चीज़ें बताई थी कि 3 तरह के लोग कभी चुनाव नहीं हारते। उनका पहला ये था कि जो हर समय जनता के लिए उपलब्ध है। उन्हें उदाहरण दिया कि बनारस के पास में एक चुनाव क्षेत्र में एक सज्जन थे, नेताजी, वो 9 से 5 बजे तक नियमित अपने कार्यालय में बैठते थे, जो भी उनके पास आता था उसके लिए वो फ़ोन करते थे, चिट्ठी लिखते थे। लोग ये धारणा बना के चलते थे कि ये आदमी जनसेवक है, हमारे टैक्स के पैसे से इसको वेतन मिलता है और ये 9 से 5 की पूरी नौकरी करता है, बाद तक भी बैठता है और हम जिस भी काम के लिए जाते हैं उसमें अपने एफर्ट्स लगाता है। कलेक्टर को फ़ोन करना, एसपी को फ़ोन करना, तहसीलदार को करना, चिट्ठी लिखनी, वो सारे काम करता है। तो जनता की अपेक्षा मात्र इतनी है कि हम गए। आज के नेता आपको उपलब्ध नहीं होते, उनको आमतौर पर आप मिलेंगे या तो वो मीटिंग में हैं या बाथरूम में हैं या किसी खास आदमी से बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ उनके निजी स्वार्थ जुड़े होते हैं। दूसरी वजह उन्होंने बताई थी कि जो नेता विकास के कार्य करता है,
अपने क्षेत्र की समस्याओं को उसने चिन्हित किया और फिर उसके लिए काम करता है और उनके समाधान निकालता है। सड़कें बनती हैं, बिजली की स्थिति सुधरती है, पानी की स्थिति सुधरती है, जो बुनियादी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए जो काम करता है। या अपने क्षेत्र में किसी ने कोई इंडस्ट्री लगा दी जिसने एक बार 1000-2000 लोगों को रोजगार का साधन एक स्थायी मुहैया करा दिया, तो अब मान के चलिए इसके हारने की संभावनाएं नहीं होती। और तीसरा ये था, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि एक नेता ऐसे थे वो कभी चुनाव नहीं हारे और उनकी एक ही विशेषता थी कि वो ईमानदार बहुत थे। ईमानदार। उनके जो जब उन्होंने राजनीति शुरू करी भी तब भी वो छप्पर में रहते थे, बहुत गरीबी की स्थिति में, और जब उनको 25-30 साल हो गए राजनीति में तो उनके छप्पर नहीं उतरे। तो लोगों ने कहा कि ईमानदारी जो एक आज के युग में दुर्लभ गुण हो गई है, मिलते नहीं है लोग, और नेताओं में तो खास तौर से ईमानदार नेता को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो उसको इसीलिए जिताते रहे कि इस ईमानदार आदमी को अगर हम हराएंगे तो हमारे क्षेत्र का अपमान होगा। तो 3 बुनियादी चीज़ें हैं चुनाव जीतने के लिए कि आप जनता में हर समय उपलब्ध रहें। नंबर 2, उनकी बुनियादी समस्याओं को, विकास के कार्य पे उसका पूरा ध्यान दें। और तीसरा, अगर आप ये दोनों नहीं भी करते और आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, केवल छवि नहीं, आप वास्तव में ईमानदार हैं, किसी से पैसा नहीं लेते, किसी के काम के पैसे नहीं लेते, तो तब भी लोग आपको समर्थन देते हैं। कई बार क्या होता है कि लहर होती है। 1900 जब चौधरी देवीलाल खताई न्याय युद्ध के बाद जो चुनाव हुए थे 1987 का, 60 लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइमर थे। तो वो लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों से, हरियाणा के न्याय युद्ध से प्रेरित होकर उस चीज़ में जुड़े थे। उनमें से आप देखेंगे अभी बहुत लोग अभी तक चले आ रहे हैं 40 साल से। इस 40 साल के वर्षों में करीब 37 साल हो गए। ऐसा नहीं है कि उनकी विचारधारा आज वही है, वो कई तो और डिफरेंट पार्टीज में चले गए, पार्टियां बदल चुकी हैं। और जब वो केवल एक विचार से प्रेरित होकर आए थे, उस समय लक्ष्य शायद उनका वो ना रहा हो, लेकिन आज वो जो बहुत साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे और उनके पास उस समय में शायद लाख या 1000 रुपए भी नहीं होते थे, आज आप देखेंगे वो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। करोड़ों रुपया उनके पास है, दुनिया भर के महल उन्होंने बनवा रखे हैं, अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। इससे जनता में निराशा होती है और वो नहीं चाहते। लेकिन इस तरह के लोग जो कि धंधा बना चुके होते हैं, राजनीति को फैमिली बिजनेस बन चुका होता है, तो वो अपने जो संसाधन है, अवैध संसाधन है, जो गलत तरीके का पैसा उन्होंने कमाया, उसके बलबूते पर अपने बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं। और जब मान लिया जैसे हरियाणा में करीब 30-35 सीटें ऐसी हो रही हैं आज की डेट में कि जहाँ इस तरह का प्रभाव है, तो इन 30-35 सीटों पे तो किसी नए आदमी को वो आने नहीं देंगे। ठीक बात है। तो वो कब चुनाव में आएगा, कब जीतेगा, ये सारी चीज़ें। तो जनता का एक तो नेताओं पे भरोसा कम हुआ इन सारी चीज़ों के लिए, और वो ये मान के उनको भी पता है कि आदमी ख़राब है, लेकिन वो लेसर इविल वाला सिद्धांत है कि उससे कम ख़राब है तो इसको दे दो। जब भी कोई बहुत अच्छा, जिसे जनता समझ रही है कि ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी है, युवा है, इसके सपने हैं, इसके पास विजन है, वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें, लेकिन वो आपको बात करते मिलेंगे, यार बात तो है, तो अच्छा आदमी है, सब कुछ है इसके पास में, लेकिन चुनाव जीतेगा नहीं, उसको लोग ही नहीं जिताते। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो पहले इसका एक कारण तो ये है कि जो भी लोग राजनीति में आए वो किसी एक विचारधारा से जुड़ें, क्योंकि विचारधारा आपको बांध के रखती है। अब सवाल उठता है कि अब मान लीजिए जैसे भारतीय जनता पार्टी है, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से शायद ही कोई बिरला नेता अन्य दलों में आते होंगे, कम आते हैं, क्योंकि उनके विचार से आप असहमत हो सकते हैं, वो विचार आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो वैचारिक जुड़ाव जो है उनको किसी और पार्टी में जीने नहीं देता। हमारी इधर जो कांग्रेस पार्टी है वो इतनी लिबरल है, इतना वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है कि कोई भी कहीं चला जाए, जुड़ाव कम है ना, हाँ, और वहाँ से आके चला जाए। तो ये लोग इस चीज़ पे भी नज़र रखते हैं कि इसका कितना डीप पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो पहला चुनाव मान लिया किसी ने जीत ही लिया किसी तरीके से, तो अब दूसरा चुनाव उसके लिए जीतना तभी असंभव होगा जब उसने कोई अपना परफॉर्मेंस वहाँ नहीं दिखाई होगी, और लोग फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे भी उदाहरण हरियाणा की मैं बताऊं कि रेवाड़ी में एक सीट थी जहाँ से अजय यादव हैं, और वो अहीर बहुल्य क्षेत्र है, रेवाड़ी को लंदन बोलते हैं अहीरों का, और वहाँ एक बार विजय सोमानी ने टक्कर दी अजय यादव को, और केवल 3-4 हज़ार वोटों से वो रह गए। उसके बाद उन्होंने 4 प्रयास और किए, हर बार उनके वोट कम होते चले गए। आदमी तो वही है, लेकिन अब समाज की संरचना देखिए कि आप लोग उसके बारे में क्या धारणा लगा लेते हैं। पहली बार 24,000 वोट आया मान लिया, दूसरी बार 12, फिर 6 और 3, फिर उसके बाद आदमी बैठ जाता है।
अब वो ये तो कहता है कि मेरे पास एक सपना था, विजन था अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का, लेकिन लोग मुझे समर्थन ही नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों को जो, देखिए राजनीति केवल चुनावी राजनीति नहीं होती कि आपने चुनावी, राजनीति अपने आप में एक बहुत व्यापक धारणा है। आप बिना चुनाव लड़े भी राजनीति में रह सकते हैं, रहते हैं। तो आप और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं राजनीति में रहते हुए। लेकिन ये जो लोग हैं ये दोबारा फिर जाते ही नहीं और इतनी हवाबाजी में आने लगते हैं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। मतलब जो चुनाव लड़ने से पहले जो इधर उधर से गाड़ी अरेंज करके अपना चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ते ही, एक तो हमारी व्यवस्था ऐसी है कि विधायक को आप जितना चाहे पैसा लोन पे ले लीजिए, आराम से मिल जाएगा, बहुत सस्ता लोन है ना। और जैसे ही वो राजधानी की चमक दमक में जाते हैं और सारा सिस्टम देखते हैं सदन का, और उसके बाद सेक्टर 17 का, और वो जो रंग चढ़ता है उनके ऊपर, वो उनको ये एहसास दिलाने लगता है कि हम जिन लोगों के वोटों से चुन के आए हैं वो एक साधारण लोग हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं और हम कोई बहुत ख़ास आदमी है। तो उनकी जीवन शैली में एक बड़ा अजीब सा बदलाव होता है, और उस बदलाव को जनता बहुत बारीकी से नोट करती है। और वो ये देखती है, अच्छा 2 साल पहले तेरी हालत थी, अब क्या आएगा तू, अब क्या तेरी अकड़ निकाल लेंगे, सारी तरह की सरिया निकालेंगे ना। तो कुछ इस चक्कर में मारे जाते हैं। तो ये जो हमारे दर्शक मित्रों ने चीज़ें दी हैं बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, और मैंने तो इसको समअप करने का प्रयास किया है उन्हीं की राय को। जो वो सोचते हैं वही मेरी सोच है, और यही सोच होती है। सर जैसे कोई आदमी चुनाव जीतेगा, फॉर एग्जांपल मैं अपने हाँसी की बात करूं जी, हाँसी में विनोद बेहना जी चुनाव जीते रहे 2-3 बार से। वो हजका में थे, हजका से फिर कांग्रेस में, कांग्रेस से फिर बीजेपी में। आइडियोलॉजी का तो देखो उनके साथ दूर दूर से संबंध रही है, और कई बार हंसी में ये बातें भी चलती हैं कि इस तरह की बातें भी होती हैं कि देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। मतलब नेता जब प्लॉट काटने लग जाते हैं और अपनी संपत्तियां अर्जित करने लग जाते हैं, तो फिर जनता इनको किस तरीके से देखती है? वही है ना कि जब निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए नेता काम करता है, जनता उनको बहुत बारीकी से देखती है, जानती है। उसमें कुछ हिस्सा जनता का ऐसा भी होता है जिसको जो जुड़े रहते हैं किसी ना किसी, उनके भी अपने स्वार्थ होते हैं, और वो फिर एक माहौल बनाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नेताजी अहंकारी नहीं है, आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें हैं। बट जो मेजर पार्ट है जनता का, वो उनके चरित्र को जान चुका होता है। आपने हंसी का उदाहरण दिया, मैं रोहतक का उदाहरण देता हूँ आपको। 3 चुनाव लड़ चुके मनीष ग्रोवर, चौथी बार जीत गए चुनाव, और वो कहते हैं हमने काम भी बहुत कुछ कराया, भी बन गए, है ना, और सारी चीज़ें बन गई, लेकिन अगला चुनाव हार गए। और इस बार का चुनाव उनके लिए और भी गंभीर चुनौती पेश कर रहा है, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस फिर से चुनाव जीत गई है लोकसभा तो में। कई बार क्या लोग इसलिए बदल देते हैं कि उन्होंने चेहरे को बदलना, परिवर्तन करना है। और जब परिवर्तन के जरिए जो सामने चेहरा आया, अगर वो उनकी अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो उसको फिर से पनिश करते हैं, और तब उसको अकल आती है। और कई बार अकल नहीं भी आती, तो जिसे अकल आ जाए तो शायद दूसरी बार में कुछ सुधार कर लेगा, और जिनको नहीं आती तो वो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लड़ते रहो, और फिर कहते रहो अब मेरा चौथा हो रहा है इसलिए दे दो, और वोट नहीं देते हो तो कंडे दे दियो मेरे को। मतलब इतना निरीहपन और इतनी जो भीख मांगने वाली प्रवृत्ति। और ये लोग, मैं बताऊं धर्मेंद्र जी, ये सबसे खतरनाक होते हैं जो जनता के सामने रुदन करते हैं। ये जो टसवे बातें ना, इनसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते, बल्कि ये इस चीज़ की सज़ा देते हैं कि तीसरी बार अगर जीते कि तुमने दूसरी बार मुझे क्यों हराया था, अब इसकी सज़ा लो। तो जो प्रतिशोध की राजनीति चलती है, ये भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सर जैसे हमने नेताओं को डिस्कस कर लिया, अब अगर आप लोगों, मतदाताओं के व्यवहार की बात करें, क्योंकि हम उस लेवल पे हैं कि गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के जो दर्शक हैं इन चीज़ों पर डिस्कस करना चाहते हैं। जब हम मतदाता कास्ट देख के वोट डाल रहे हैं, मतदाता कैंडिडेट की बड़ी गाड़ी देख के प्रभावित हो रहा है, मतदाता उसका चरित्र ही नहीं देख रहा कैंडिडेट का, और ऐसे लोग जब चुनाव जीतते हैं तो दोषी केवल नेता थोड़ी है सर, मतदाता भी तो दोषी है उसका। देखिए वो तो कहते हैं जैसी प्रजा यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। तो जनता ने तो चुनना आखिर में, तो जितनी भी जिम्मेवारी है उनकी है, दोष आप दोगे तब उनको दोगे। चक्कर क्या है कि जनता में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी है दूसरे को जोखिम नहीं लेना चाहती। एक बहुत मेधावी छात्र ITI का कानपुर से एक बार चुनाव लड़ा था, मुझे उसकी कोई शक नहीं है उसके विजन पे और उसकी नीयत पे, लेकिन उसको मात्र कुछ 100 वोट मिले। हाँ,
अच्छे और फिर हाँ, आदमी को वोट नहीं उसकी देते। मजाक उड़ाने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे जो उसको अच्छा मान रहे थे, तो जनता ही उनकी मजाक उड़ाती। तो कई बार अपना अवलोकन जनता को करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, नेता तो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएगा। आप जाति पाति और इन तरह की चीज़ों पे, संकीर्णताओं पे वोट देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और ये सबसे आसान रास्ता है। आपने काम नहीं करना, अपनी कम्युनिटी को साधना है। अब हालात इतने कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं कि 1, 2, 3 नंबर की जो पार्टी है वो तीनों एक ही जाति के कैंडिडेट ला के खड़ा करेंगे। हाँ, तो कास्ट समीकरण तो मतलब लड़ाई अब जो है जाति से हटके गोत्र पे आ गई है। हम्म, कहाँ तक इसको बांटते चले जाओगे आप? कोई मुझे बता रहा था कि बेरी हल्के में, परिसीमन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि कादियान बेरी राठी गोत्र वहाँ चला जाएगा और ये अहलावत इधर रह जाएगा। मतलब जाट बहुल क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ सामान्यतः कोई और जाति का व्यक्ति ये सपना नहीं देख सकता कि वहाँ कोई, जबकि वो कितना ही अच्छा हाँ, हो जाए। और अब वहाँ ये लड़ाई हो रही है कि जी हमारा गांव अहलावत को सबसे बड़ा गांव इसलिए हमारा अधिकार बनता है। वो कहते हैं जी वहाँ छारा बड़ा गांव तो इसलिए उनका अधिकार बनता है। तो आप बढ़ते रहिए, नेता आपकी इन कमजोरियों का फ़ायदा उठाता रहेगा और अपनी यात्रा पूरी करता रहेगा। तो जब तक राजनीति को सामाजिक कारक प्रभावित करते रहेंगे, भारत में करेंगे, पश्चिम के देशों में आप जाइए, वहाँ कोई इन चीज़ों पर चुनाव थोड़ी होते हैं। उनके एजेंडा देखिए आप, उनके मैनिफेस्टो देखिए, कुछ और ही किस्म की बातें होती हैं। तो जनता को अपनी बुनियादी समस्याओं पे आना पड़ेगा, और सामाजिक जो उनके राजनीतिक हैं मुद्दे हैं उनको वो खुद सुलझाएं अपने आप जाके, तब जाके कहीं एक परिवर्तन होगा। और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स उसी दिशा में बढ़ रहा है, उन्हीं चीज़ों पर हम आएंगे। ये तो संयोग ऐसा था कि लोकसभा के चुनाव आ गए और हमें इंडल्ज होना पड़ा इसमें। हमारा मतलब जो है पॉलिटिकली अपने मित्रों को, अपनी जनता को, अपने लोगों को पॉलिटिकली लिटरेट करना है। एक चीज आप समझिए दोस्तों, हम 1 लाख लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इस विषय पे। अगर नेता चुनाव में जाति के समीकरण साध रहा है, गोत्र के समीकरण साध रहा है, क्षेत्र के समीकरण साध रहा है, तो आपको उस पर शक करना चाहिए। अगर हम बहुत समझदार हैं, अगर कोई नेता आपको ये लगता है चुनाव में पैसा पानी की तरह बहा रहा है, तो आप ये तय मानिए कि चुनाव जीतने के बाद वो उस पानी को अपने घर की तरफ मोड़ देगा। आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। नेता क्या करते हैं, कहते हैं एक नेताजी थे यहीं के, प्रताप सिंह दोलता, जब वो तीसरी बार चुनाव लड़ने लगे, लोगों ने कहा भी इस बार आपको वोट नहीं देंगे हम किसी भी हालत में। बोले भाई क्यों? बोले आपने हमारा कुछ किया ही नहीं। बोले भाई देखो, पहली बार मैं एमएलए बना, मैंने अपना विकास किया। दूसरी बार मैं एमएलए बना, मैंने अपने रिश्तेदारों का, परिचित जो लोग हैं, मेरे यार दोस्त हैं, उनका क्या। इस बार तुम्हारा नंबर है। तो लोगों ने सोचा यार कि इस बार जिता दो, चूँकि नंबर हमारा है। अगर कोई नया आदमी ले आए फिर वो अपना विकास करेगा, फिर रिश्तेदारों यारों का करेगा, और फिर हमारा तीसरा नंबर होगा, तो हम तो इस चक्कर में 20 साल आगे चले जाएंगे। तो नेता कितना चालाक है। चौधरी हरद्वारी लाल तो एक बार छारा के तालाब में कूद गए थे। कहते हैं जैसा ये जो बात, हाँ, मतलब क्या क्या तरीके लोग ईजाद करते हैं। और मैं आपको बताऊं 1957, 62 और 67 मेरा जो चुनाव क्षेत्र है चांदपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ से जब नेहरू प्रधानमंत्री थे और पंत और सुचेता कृपलानी जैसी मुख्यमंत्री थी, वहाँ भी एक बंदा हमारे यहाँ का वो 3 चुनाव लगातार निर्दलीय जीता। तो हमें बाद में रुचि हुई जब हम बड़े हुए कि भी इसका क्या कारण है, ये क्यों जीतता था। तो उन्होंने एक अजीब फंडा बना रखा था, क्षेत्र में किसी भी लड़की की शादी हो, वो बिना बुलाए उसके घर जरूर जाते थे और लड़की से मिलकर आते थे, उसे आशीर्वाद दे के आते थे। और एक श्रृंगारदान बना रखा था उन्होंने, वो देख के आते थे। हाँ, चूड़ियाँ वगैरह उसमें होती थी, सिंदूर, और उसको बेटी को देख के आते थे और आशीर्वाद देते थे। पर सारा गांव पागल हो जाता था उनके पीछे, इसी बात पे, इसी एक ही अदाकारी पे। तो कैसे कैसे तरीके आज से 60 साल पहले लोगों ने ईजाद किए हुए थे। तो नेता तब भी बहुत चालाक था कि कैसे इस्तेमाल करना है, और आज भी बहुत चालाक है। आज तौर तरीके बदल गए। लेकिन दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो नेता हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके लायक है या नहीं है। अगर नेता गलत चुना जा रहा है तो ये केवल नेता का दोष नहीं है, ये हम सब का भी दोष है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए गलत नेता का चुनाव करते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए विकास के दरवाज़ों को भी बंद करते हैं। मैं तो कहता हूँ, ना जाति देखो, ना गोत्र देखो, ना हल्का देखो, ना समीकरण देखो, कुछ मत देखो, आप सिर्फ कैंडिडेट देखो।
कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने के बाद ऐसा बहुत बार होता है कि आपने अच्छा कैंडिडेट चुन लिया, लेकिन वो जो विधानसभा की चमक देखता है वहां पे, तब खराब हो जाता है जी वो। बिल्कुल। बहुत सारे नेता ऐसे मैंने देखे जो बिल्कुल आम घरों से आए और फिर बिखर गए। एक चेंज हो रहा था, ऐसे बहुत नेताओं की पूरी सूची है कि जिनका विधायक बनने से पहले या सांसद बनने से पहले एक विवाह हो चुका होता है, उस अच्छा। अबोध अवस्था में 15, 16, 17 साल की उम्र में, हाँ, और इतनी उनकी ज़िंदगी बदलती है स्टाइल की, वो दूसरी बीवियां उनकी होती हैं फिर। होती हैं। ऐसे राष्ट्रीय नेता हुए हैं कि एक पत्नी गांव में रह रही है और आके उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में इतने सारे चेंज कर दिए। चारित्रिक दोष तो नेताओं के साथ उसी तरीके से जुड़ा हुआ है जी, जैसे गेहूं के साथ तूड़ी आती है ना, तो जब ये राजनीति में लोग आते हैं तो इनके साथ चारित्रिक दोष भी अपने आप जुड़ जाते हैं, शराब भी अपने आप जुड़ जाती है सर। तो अच्छा नेता ढूंढना दोस्तों बहुत मेहनत का काम है, और ज्यादातर लोग चुनाव इसलिए हार जाते हैं कि अगर आपने अच्छा नेता चुन भी लिया तो वो 5 साल बाद वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए आप उसको हरा देते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया हैं ऐसे जो नेता चुनने के आपके इस अधिकार में मदद कर सकते हैं। अगर कोई पानी की तरह पैसा बहा रहा है तो उसको आप मत चुनिए, वो चुनने लायक आदमी नहीं है। अगर कोई जातीय ध्रुवीकरण कर रहा है तो वो नेता भी चुनाव जीतने का अधिकारी नहीं है, उसको मत चुनिए। अगर भाषा मर्यादित नहीं है, अगर लफबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर उसकी भाषा में एक संयम नहीं है, तो वो चुनाव जीतने के बाद भी संयम नहीं रख पाएगा, तो उसको भी आप मत चुनिए। और किसको आप चुनिए आपको बेहतर पता है, अच्छे कैंडिडेट का चयन करिए, ट्राई जारी रखिए। वो कहते हैं ना टाटा स्काई की ऐड, पूछने में क्या जाता है। तो इस बार भी अच्छा चुनिए, अगला खराब हो गया तो कोई बात नहीं, उसको हराइए, फिर अच्छा चुनिए, लेकिन हर बार अच्छा नेता चुनिए। और यही वजह है कि ये लोग चुनाव जीतने के बाद जब अपनी हैसियत भूल जाते हैं, उन लोगों ने जिनको वोट दिया उनको भूल जाते हैं, क्षेत्र के काम नहीं करते हैं, तो लोग इनको हरा देते हैं। इसलिए अधिकतर नेता दूसरा चुनाव नहीं जीत पाते हैं। पर डॉक्टर साहब ने जहाँ से बात शुरू की थी मैं वही आ रहा हूँ, अगर आप 3 काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा नेता चुनाव हारेगा। आप जनता के साथ अपना कनेक्शन बना के रखिए, आप अपनी जो व्यक्तिगत वेल्थ है, अगर आप राजनीति से पैसा बना रहे हैं तो लोगों को दिखाई देगा, अगर आपने पैसा नहीं बनाया है तो भी दिखाई देगा, तो उसको भी लोग नहीं हराते हैं। और तीसरा क्या था सर? ईमानदारी और विकास के काम और एक उपलब्धता लोगों के बीच में रहना। अगर कोई नेता आपके बीच में उपलब्ध रहता हो, वो आपके विकास कार्य करवाता हो और ईमानदार हो, तो वो चुने जाने के लायक है। और एक सलाह मैं दे देता हूँ, इसका समाधान जो बातचीत के अंतर्गत ही मुझे समझ में आया कि मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र में 50 गांव हैं, तो सब लोग मिलके 500 लोगों का, 10-10 लोग हर गांव से लेके 500 लोगों का एक प्रेशर ग्रुप बनाए, पढ़े लिखे लोगों, उसमें हर तरह के लोग हों, और वो अपने विधायक की या सांसद की त्रैमासिक जैसे एग्जाम होते हैं या हाफ ईयरली होते बिठाएं हैं, उसको सामने। उनको बिठा के सामने ला के जवाबदेही इसकी सुनिश्चित करें। इस काम में कुछ नहीं जाता, दुनिया भर की पंचायतें वैसे भी होती रहती हैं। तो 10-10 लोग हर गांव से जब 500 लोग आएंगे और विधायक को, सांसद को ये पता चलेगा कि ये मौजूद लोग हैं, वहाँ मैटर करते हैं, और वो आपसे लेखा जोखा लेंगे। अब भाई तुमने 3 महीने में क्या किया है? और आप उनको बताइए कि जी आपके 3 महीने की रिपोर्ट के आधार पे हम आपको 10 में से 2 नंबर दे रहे हैं। 6 महीने बाद जी अब आपका परफॉर्मेंस बढ़ी, हम आपको 4 नंबर दे रहे हैं। इस तरीके से अगर वो ग्रेडिंग करेंगे और बनाएंगे, कोई भी लोग शुरू कर दें इस काम को, कोई भी विधायक या जनप्रतिनिधि है वो इस शक्ति को खारिज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ये पब्लिक की शक्ति है। हाँ, और ये लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि आप जवाबदेही उससे सुनिश्चित करवाएं अपने विधायक सांसद से, वो तभी करेगा जब ये चीज़ें उसके और ये सामने। बहुत मुश्किल नहीं है सर, बहुत आसान काम और है। दूसरा ये भी कर सकते हैं, जब चुनाव हो रहा हो तो सारे कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में खड़े हैं, हाँ, उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए कि आइए सारे लोग एक साथ अपनी बात रखिए, चुनाव में खर्चा मत करो। किसने क्या खर्चा करने, जरूरत ही नहीं है। हर गांव में आप उनको बुलाइए, एक साथ बुलाइए, एक साथ आ जाओ भाई, और आप उनकी बात रखिए, जिसका मन करेगा वो और आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ विधानसभा का सत्र जो है 1 साल में आपके 10-12 दिन का टोटल होता है। हाँ जी, बाकी आप 300 दिन क्या कर रहे हैं? 350 दिन। मुझे मार रहे हैं एमएलए हॉस्टल में। तो जबकि उनको कायदे से हर विधायक, हरियाणा की मैं बात बता रहा हूँ, जब सुबह उठता है 10,000 रुपये उसके तकिए के नीचे रखे होते हैं, हमारे पैसे जो टैक्स के जा रहे हैं, जो जीएसटी के जरिए से एक आम आदमी के जा रहे हैं, 10,000 रुपये पर डे
10,000 रुपये महीने की नौकरी नहीं मिलती हमारे बच्चों को। ठीक तो बात। जिसे आप 3 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऊपर का वो है, वो तो अलग की कमाई तो अलग है। तो उस 3 लाख का हिसाब किताब लेने की आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप सोते रहेंगे तो नेता इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये शुरुआत जो मैं बातचीत के अंतर्गत हमें ये आइडिया आया, इस पर कहीं इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दोस्तों ये थी एक चर्चा, और मैं फिर एक बार समअप कर देता हूँ। अच्छे लोगों को चुनाव आप लड़वाएं, उनको जिताएं, और अगर वो खराब हो जाते हैं तो फिर भी तलाश जारी करें अच्छे की। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के 1 लाख सब्सक्राइबर होने की फिर से आपको बहुत बधाई। 2 सहयोग की अपील हम आपसे करते हैं। एक अपील ये है कि आप अपने साथ 9 और लोगों को जोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का जो परिवार है वो 10 लाख लोगों का हो जाएगा। कुछ लोग फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद एक निश्चित छोटी सी रकम 150 रुपये की हमारे पास आएगी, और उससे हम इस चैनल को थोड़ा और बड़ा रूप दे सकते हैं, ताकि और अच्छी जानकारियाँ आप तक लेकर आएँ। लेकिन ये कंपल्सन नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो ही करना। और इसके अलावा ये बारिश का सीज़न है, ये काम तो आपको जरूर करना है, चाहे आप कोई भी काम ना करें। एक पौधा गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का हर साथी लगाएगा, और आप देखना परमात्मा आपको कितना आशीर्वाद देगी, ये धरती हमें कितना आशीर्वाद देगी। आप अगर ऐसा करते हैं तो हम दिल से आपके और आपके परिवार के लिए दुआएं मांगते हैं। भगवान आपको बहुत खुशहाली तरक्की दे, और हम लोग एक साथ मिलके खुद उन्नति करें, परिवार की उन्नति करें, और समाज की भी उन्नति करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।